नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हालिया महीनों में कश्मीर घाटी में जो कुछ हुआ है उससे जानकार कहने लगे हैं कि घाटी पुराने दिनों में लौटती हुई लगती है। 80 के दशक से घाटी में आक्रामकता पसरी हुई है। सुरक्षा बलों से टकराव, हिंसा की घटनाओं में 2013 में एक ढलान आया था। 25 साला चक्र में 2013 में सर्वाधिक कम 113 घटनाएं हुई, लेकिन 2014 में यह संख्या बढ़कर 155 हो गई। इस साल जुलाई तक ही 77 घटनाओं का आंकड़ा है। घटनाओं में कई नई बातें देखने को मिल रही है, जैसे पहली बार देसी हिजबुल मुजाहिदीन का दबदबा बना दिख रहा है। रहस्यमय मौतों की अलग सनसनी है तो मोबाइल टावर पर हमले, ISIS और पाकिस्तानी झंडों का प्रदर्शन व सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनने की घटनाओं का भी मामला विचित्र है। घाटी और उसके कस्बों में भारत विरोध की मुखरता बढ़ गई है। जानकार बताते हैं कि अलगाववादी संगठनों में परस्पर दुश्मनी बढ़ी है। यह होड़ है कि कौन आक्रामकता में नंबर 1 बने। तभी हिजबुल मुजाहिदीन से लश्कर-ए इस्लाम के अलग निकलने और मोबाइल टावरों के निशाना बनाने की सुर्खियां बनी। मई में सोपोर में टावर पर हमले के बाद से घाटी में फोन सेवा टारगेट में है। जाहिर है ये सब तब है जब श्रीनगर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की उदार सरकार है। इसलिए यह शक स्वाभाविक है कि मुफ्ती की नरमाई से ही तो घाटी में हालात कहीं बेकाबू नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। शिवसेना से कांग्रेस में आए और अभी मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस की कमान संभाल रहे संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी के नए उभरते नेताओं की पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के पुराने नेता उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं और फेल करने में जुटे हैं। निरुपम ने हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के बहाने ये बात कही, लेकिन असल में ये उनकी भी पीड़ा है और दूसरे कई प्रदेश अध्यक्ष इससे परेशान है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को 20 सितम्बर की रामलीला मैदान की रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों ने बेइज्जत किया। वे बोलने खड़े हुए तो उनकी हूटिंग हुई। इससे पहले अप्रैल की रैली में भी उनके साथ ऐसा हुआ था। ये मुद्दा निरुपम ने इसलिए उठाया क्योंकि वे भी महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेताओं से परेशान हैं। कांग्रेस महासचिव गुरदास कामत से उनकी नहीं बन रही है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे भी उनसे सहयोग नहीं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में मराठा कार्ड खेलेगी। ऐसे में निरुपम अप्रासंगिक हो जाएंगे। जैसी समस्या का सामना निरुपम मुंबई में कर रहे हैं, वैसी ही समस्या दिल्ली में अजय माकन, राजस्थान में सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में अरुण यादव, पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा और झारखंड में सुखदेव भगत भी झेल रहे हैं। निरुपम ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए इनमें से भी 2 नेताओं का जिक्र किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने करीबी सहयोगी रहे सोमनाथ भारती से बहुत नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारती पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने भारती की मुश्किलें बढ़ाते हुए मालवीय नगर में आधी रात को छापा मारने वाली घटना में उनके खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। सवाल है कि अचानक केजरीवाल उनके इतने खिलाफ क्यों हो गए हैं। आमतौर पर जब भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ आरोप लगते हैं तो खुद केजरीवाल और उनके नेता अपनी तरफ से जाँच करके उनको क्लीन चिट देते हैं। जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन भारती के घरेलू हिंसा में फंसते ही पार्टी उनके खिलाफ हो गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी उनके खिलाफ बयान दिया है। असल में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालने के बाद केजरीवाल समझ रहे थे कि अब पार्टी के भीतर का विरोध खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पार्टी के कई विधायक उनसे नाराज हैं और इन नाराज विधायकों का नेतृत्व सोमनाथ भारती कर रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि भारती के घर पर 7 नाराज विधायकों की बैठक हुई थी। इसमें ज्यादातर वो विधायक हैं जो 49 दिन की सरकार में मंत्री रहे थे और इस बार केजरीवाल ने उनको मौका नहीं दिया। इसमें शामिल राखी बिडलान से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सब निशाने पर हैं।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अभी जैसे तैसे आरक्षण के मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं, लेकिन बिहार चुनाव के बाद आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठेगा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में ये सोच है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों जितिन प्रसाद और मनीष तिवारी ने आरक्षण की समीक्षा की वकालत की है। दोनों का मानना है कि वास्तविक गरीबों और वंचितों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है और शक्तिशाली जातियां इसका फायदा उठा रही हैं। बिल्कुल यही बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कही, लेकिन बिहार चुनाव के कारण भाजपा ने इससे दूरी बनाई, इसे खारिज किया। पर हकीकत ये है कि भाजपा की 2 राज्य सरकारों ने आरक्षण की समीक्षा और इसे तर्कसंगत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। राजस्थान में सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 14% आरक्षण का फैसला किया है, तो गुजरात की आनंदीबेन पटेल सरकार ने सभी जातियों के गरीबों के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है। इसे हार्दिक पटेल के आंदोलन का जवाब माना जा रहा है। अगर आरक्षण की समीक्षा होती है तो दबंग पिछड़ी जातियों को इससे बाहर होना पड़ेगा। इससे अत्यंत पिछड़ी जातियों और गरीब सवर्णों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये दाव भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद भी हो सकता है। तभी माना जा रहा है कि बिहार चुनाव खत्म होने के बाद इस दिशा में चर्चा आगे बढ़ेगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान में 45,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने माइनिंग घोटाले में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी शामिल होने का आरोप लगाया और उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की है। सचिन पायलट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि माइनिंग घोटाला राजस्थान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें वसुंधरा राजे की सरकार भी शामिल है। पायलट ने आरोप लगाया कि राज्य में बिना नीलामी के ही खाने आवंटित कर दी गई। उन्होंने माइनिंग घोटाले की जाँच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की मांग भी की। पायलट ने राज्य में खान आवंटन में सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 लाख बीघा जमीन बिना नीलामी के ही दे दिए गए, जबकि सरकार को इससे 45,000 करोड़ की कमाई हो सकती थी। पायलट ने कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खाने दी गई और राज्य सरकार ने लोकायुक्त को भी गलत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 653 खान आवंटित की और सरकार ने 2 लाख करोड़ की कीमत वाले खान अपने फायदे के लिए नियमों के खिलाफ आवंटित की। मीडिया के मुगल रूपर्ट मर्डोक ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि वे भारत के बेस्ट लीडर हैं। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद रूपर्ट मर्डोक ने उनके तारीफ में ट्विटर पर लिखा कि मोदी भारत के आजादी के बाद के बेस्ट लीडर हैं। मर्डोक उन प्रमुख कंपनियों के सीईओ की लिस्ट में शामिल थे जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क के वॉल्डॉर्फ होटल में मुलाकात की। कंपनियों के सीईओ की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के बाद कई अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने पद ग्रहण करने के बाद आर्थिक और शासन प्रणाली में काफी सुधार किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अर्न्स्ट एंड यंग के सीईओ मार्क विनबर्गर ने कहा कि धीमी गति को लेकर सभी को चिंता है और हम चाहते हैं कि प्रक्रिया में तेजी आए, लेकिन बुनियादी ढांचा, एनर्जी, भविष्य को लेकर नजरिया लोगों को एकजुट करने और टैक्स रिफॉर्म पर काफी सकारात्मक दिशा में काम हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो भारत इसका जवाब देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो भारत इसका जवाब देगा। विकास स्वरूप से मीडिया ने पूछा कि क्या भारत पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास पर चिंतित है। इसके जवाब में स्वरूप ने कहा कि हम इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के समक्ष इस पर कड़ा प्रतिरोध जताते हुए कहा था कि इस तरह के मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाने से इसका हल नहीं निकलेगा। आयकर विभाग ने लॉटरी और हवाला कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज कोलकाता और आसपास के इलाकों में छापे मारकर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी जब्त की। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह को गैर कानूनी तरीके से इस माध्यम से धन पहुंचने के संदेह के आधार पर ये छापे मारे गए। फर्जी लॉटरी रैकेट के बारे में खुफिया ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के आधार पर कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में आज छापेमारी शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि इस रैकेट के तार तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने हवाला के जरिए धन दुबई भेजे जाने से कुछ ही देर पहले 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त किया। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह पूरा रैकेट करीब 1000 करोड़ रुपए का है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कश्मीर घाटी के हालातों के जानकार मानते हैं कि सुरक्षा बलों से लड़ाकुओं के हथियार छीनने की घटनाएं अप्रत्याशित है। हाल में 2 सुरक्षा कर्मियों से AK राइफलें छीनी गई। दरअसल संभव है कि सीमा पर सख्ती और घुसपैठियों से मुठभेड़ की बढ़ती हुई घटनाओं ने
अलगाववादी तत्वों में हताशा पैदा कर दी हो। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। इस साल की शुरुआत में मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में और भाजपा के समर्थन में नई सरकार बनने के बाद अंदाजा था कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है वह आगे बढ़ेगी। पिछले 2 सरकारों ने 12 साल के कार्यकाल में शांति बहाली की दिशा में अच्छी पहल की थी। 3 साल मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर 3 साल गुलाम नबी आजाद और उसके बाद 6 साल उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान घाटी में शांति लौटी, आतंकवाद की वारदातें कम हो गयी, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में पर्यटक लौटे और फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो गई। लेकिन अचानक शांति में खलल पैदा हो गया है। कश्मीर में आए दिन हिंसक वारदातें होने लगी है। हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद नौजवानों के समूह आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के झंडे लेकर जुलूस निकालते हैं। इसी तरह जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते हैं। इस सिलसिले में हाल ही में दुख्तरान मिल्लत की आशिया अंद्राबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस हुर्रियत का विभाजन हो गया था और अस्तित्व खत्म होता माना जा रहा था, उसकी पूछ अचानक मुख्य धारा में बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में आए इस बदलाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ घरेलू कारण है और कुछ बाहरी हैं। कुछ कारण पुलिस और प्रशासन की नरमी है तो कुछ भारत की कूटनीतिक गलतियां भी हैं। इन सब का मिला जुला असर ये है कि कश्मीर घाटी में 90 के दशक का दौर लौटने की बात होने लगी है। कुछ समय पहले तक कश्मीर में 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी नहीं थे, लेकिन अब इनकी संख्या 50 के करीब पहुँच गयी बताई जा रही है। सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ गए हैं और रक्षा व आर्थिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने वाले हमले भी हो रहे हैं। राज्य की पीडीपी भाजपा सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। कई जानकार ऐसा मानते हैं कि भाजपा सरकार में शामिल होने से स्थानीय आबादी में असुरक्षा का भाव बढ़ा है। हालांकि इसका कोई संकेत नहीं है कि भाजपा अपने किसी पुराने एजेंडे को लागू करने की पहल कर रही है। अनुच्छेद 370 की बात भाजपा नहीं कर रही है और कश्मीरी पंडितों की वापसी का एजेंडा भी आगे नहीं बढ़ा रही है। दूसरी ओर सरकार की कमान मुफ्ती मोहम्मद सईद के हाथ में है, जो गंभीरता से मानते और कहते हैं कि कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव में आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान का भी हाथ है। वे आतंकवादियों और अलगाववादियों के प्रति उदारता रखने वाले नेता हैं। फिर भी घाटी में हिंसा बढ़ी है। तभी कश्मीर में अशांति लौटने का कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता। ये कई चीजों का मिला जुला असर है। केंद्र और राज्य की सरकार में भाजपा का बैठना एक कारण है तो संघ नेताओं की सक्रियता और बयानबाजी दूसरा कारण है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की उदारता भी एक कारण है तो पाकिस्तान के साथ हाल के दिनों में हुई कूटनीति से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुख्य धारा में लौटना भी एक कारण है। पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों के मन में पैदा हुई असुरक्षा का फायदा उठाकर अपनी सक्रियता बढ़ाई है। इससे भी शांत पड़ रहे अलगाववादी तत्वों को उठकर खड़े होने का मौका मिला है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कश्मीर के हालातों पर चर्चा करेंगे। हकीकत है कि दिल्ली में संघ परिवार के आला पदाधिकारियों की जब बैठक हुई तो उसमें कश्मीर के हालातों को लेकर बहुत विचार और चिंता हुई। हर कोई महसूस कर रहा है कि कश्मीर घाटी में लड़ाकू तत्व अधिक सक्रिय हुए हैं। यह बात घटनाओं व आंकड़ों से भी जाहिर होने लगी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल हैं। शंभू जी, आप कश्मीर अभी हाल में घूमकर भी आए हैं और अखबारों में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उसमें क्या लगता है कश्मीर में कुछ हालात 10 साल पुराने वापस लौट रहे हैं? जी, अब जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे मैं 2 साल पहले भी कश्मीर गया था, तब जो हालात थे वो थोड़े शांत थे। लोग, एक तो कश्मीर के लोग वैसे भी बड़े कहना चाहिए कि गेस्चर उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से अपने गेस्ट को लेते हैं, लेकिन इस बार जो हालात लगे कहीं न कहीं अंदर उनको लेकर इनके अंदर एक शक बढ़ गया है कि शायद सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। कुछ जो फैसले हुए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और जो इसका फायदा उठा रहे हैं अलगाववादी तत्व, वो उस आग को और भड़का रहे हैं और ये पीओके से ज्यादा हो रहा है। नहीं, लेकिन अलगाववादियों में ये आक्रामकता ये मुफ्ती सरकार की उदार इमेज के कारण या ढीले प्रशासन के कारण है? क्योंकि एक तरफ वो बहुत सरकार उदार है तो शक क्यों होना चाहिए? वो तो अपनी इसका फायदा उठा रहे होंगे। नहीं, सरकार उदार नहीं है। मुफ्ती कुल मिला के कई बार बहुत सुस्त प्रधानमंत्री, सुस्त मुख्यमंत्री साबित होते हैं। अब जैसे बहुत सारे फैसलों में वो बहुत देर के ले पाते हैं और प्रशासन इसका फायदा उठाता है। प्रशासन वाकई सुस्त हो गया है, ढीला भी हो गया, वो उस तरह सख्ती बरत नहीं पा रहा। तो सारा का सारी तोहमत जो है
वो सिक्योरिटी फोर्सेज पे आती है, जो सेंट्रल की वहाँ फोर्सेज लगी हुई है। तो मतलब गुस्सा सरकार का, प्रदेश सरकार का खामियाजा या केंद्र सरकार की इमेज और सुरक्षा एजेंसी को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार से उनका नाराजगी है, और हो सकता है इसमें हवा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं इसको दे रही हो, क्योंकि उनके अपने उनका ग्रास रूट के ऊपर घाटी के अंदर अच्छा असर है, घाटी पे उनका बहुत अच्छा असर है, नेटवर्क उनका बहुत अच्छा है, तो इसको हवा दे रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि इस बार जैसे कहीं ना कहीं उसमें हिजबुल तत्व भी आ गए हैं। हाँ, जो हिजबुल यहाँ का मुजाहिदीन जो संगठन जो देसी है, वो आक्रामक रूप जो से पीओके से ऑपरेट करता है, वो भी कहीं ना कहीं आ गया। जैसे जो सोमवार को जो घटना घटी है इनसे, लेकिन एक ये कि जो इस तरह की संचार व्यवस्था को ठप्प करने का मामला है, और रहस्यमय वो जो हत्या या मौत की जो खबरें इस तरह की है, और इसमें मुजाहिदी संगठन में फूट की खबरें, ये वहीं की घाटी के अंदरूनी राजनीति, अलगाववादियों की आपसी राजनीति के चलते है, या पीओके के तरफ से ज्यादा वो मामला? नहीं, पीओके उसको हवा दे रहा है, और घाटी की अंदरूनी राजनीति भी है। जैसे पूरे JNK में 10 पैसे का मात्र एक कॉल होती है, तो वहां का जो मोबाइल नेटवर्क है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब जो हालात हैं उनमें ये लग रहा है कि जैसे पीओके यहाँ के मोबाइल नेटवर्क को नष्ट करना चाहती है, मोबाइल टावर उड़ाए जा रहे हैं, हालात फिर खराब किए जा रहे हैं। अब तक का जो इतिहास बताता है कि 1980 जब से वहां से शुरू हुआ घाटी में थोड़ा सा मिलिटेंसी, उसके बाद से 2013 सबसे शांत रहा है, 2014-15 में बढ़ा है, खासतौर पे मुफ्ती सरकार जब से आई है उसके बाद में इस तरह की घटनाएं जो है और तेजी से बढ़ी है। नहीं, लेकिन इसका ये नहीं लगता है क्योंकि केंद्र सरकार की सीमा पर सख्ती है, घुसपैठ का जवाब हो रहा है, घुसपैठें ज्यादा हो रही है, मतलब मुठभेड़ हो रही है, उस कारण वो घाटी के अलगाववादी वो खुद बहुत बेचैन है, और इसलिए वो उनमें आक्रामकता बढ़ी, ये नहीं वजह नजर आती है। अब जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमा है उसमें तो सख्ती है, लेकिन अभी भी पीओके खास तो मुस्तफाबाद जाना हो, वहां की सीमा पे बहुत सख्ती अभी भी नहीं है। तो अब जो तत्व है वो मुस्तफाबाद के थ्रू ऑपरेट करने लगे हैं, और उसमें न सिर्फ हिजबुल बल्कि हो सकता है अफगानिस्तान या ये और भी तत्व जो संगठन हो रहे हैं, और जो अभी घटनाएं घटी उसमें ये एक साइकी नहीं लग रही कि क्योंकि बीजेपी के साथ में साझा सरकार है, इसलिए बीजेपी और केंद्र की राजनीति को उलझाने के लिए भी अलगाववादी, हुर्रियत तत्व, मुजाहिदीनी तत्व ये ज्यादा आक्रामक बने। मुझे लगता है कि बीजेपी जब सरकार आती है तो शायद उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इससे नहीं होती है क्योंकि ये तो पहली बार है, तो इसलिए उनको तो ये मौका है कि बीजेपी हमारे यहाँ साथ, लेकिन स्टेट में बीजेपी आ गई है, बीजेपी और मुफ्ती की मिली जुली सरकार बनी है, इसे उसको अस्थिर करने के लिए इसमें कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्व भी काम कर रहे हैं, और जो अलगाववादी तत्व हैं वो तो ऑलरेडी काम कर ही रहे थे। तो ये और इसके सीमा पे सख्ती बहुत ज्यादा है, तो जो लोकल रिजर्व पुलिस फोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके प्रति लोगों में गुस्सा फूटता है। नहीं तो इससे वहाँ के कारोबार और वहाँ का माहौल, आम जनजीवन का माहौल कैसा, उसमें तनाव नजर आता है या नॉर्मल है वैसे सब कुछ? चूंकि केंद्र सरकार से इतनी ज्यादा कश्मीरियों को मदद जाती है कि यहाँ उनके कारोबार पे बहुत असर नहीं आता है, बहुत सारी सब जनजीवन सामान्य हिसाब से देखा जाए तो होता है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये कश्मीरी खुद निजी तौर पे कश्मीरी अवाम जो है वो बहुत गुस्से वाली नहीं है, वो उसका शायद बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, कुछ एलिमेंट ही है जो कि मीडिया के कारण जो है वो फोकस में बने रहते हैं, ये हवा देते हैं, उसके कारण ही सब होता है। जी शंभू जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।